ठीक है, तो वापस हम कोड पे चलते हैं अपने। हमने 3 अभी तक साइन अप डॉट जेएस की फाइल बनाई थी, ये रहा। और हमने वैल्यूज को गेट करना सीखा था, ठीक है, कि वैल्यूज हम गेट कैसे करते हैं फॉर्म के थ्रू। ठीक है, अब मुझे बताओ किस चीज को रिपीट करना है। ये फॉर्म को क्या चीज कह रही थी आप? फॉर्म को कर लेते हैं हम, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये डिजाइन बनाना तो आता है ना, डिजाइन में कोई इशू है? ठीक है, अब देखो हमारे पास साइन अप है। साइन अप के हमारे पास कितनी फील्ड्स है? 1 2 3 4, ठीक है, 4 फील्ड्स हैं। इसका मतलब है कि अब हम रियल फॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, फॉर्म वैलिडेशंस की तरफ जा रहे हैं कि अगर एक कोई यूजर आता है कि वो बगैर कोई भी डाटा एंटर किए फॉर्म सबमिट तो नहीं कर रहा, ठीक है, कोई भी इलीगल डाटा तो नहीं एंटर कर रहा इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास ना एक चीजें होती हैं फॉर्म वैलिडेशंस, ठीक है। वो कब बनती हैं? जब हमारे पास एक पेरेंट हो फॉर्म और उसके नीचे एलिमेंट्स हों, ठीक है। अब देखो हमारे पास है फॉर्म ये, अब इसके अंदर ना टैग्स भी हैं और एलिमेंट्स भी हैं चिल्ड्रंस के अंदर। मतलब एक ये है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब 8 टैग है हमारे पास, ठीक है। एक का सबसे पहले H1 टैग है, फिर div टैग है, div टैग के अंदर फिर हमारे पास इनपुट टैग्स हैं, फिर बटन है, फिर p टैग है, ऐसे ही है ना। अब इनमें ना डिफरेंट है, डिफरेंशिएट ये है कि हमारे पास जो H1 टैग होता है, ये हमारे पास होता है एट्रीब्यूट, मतलब कि कोई एक टैग, सिंपल टैग, जो कि कोई भी चीज़ प्रेज़ेंट नहीं करता, कोई भी चीज़ परफ़ॉर्म नहीं करता, कोई भी चीज़ मतलब फंक्शनल कोई भी चीज़ नहीं करता ये, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास आ जाती हैं एलिमेंट्स। तो एचटीएमएल एलिमेंट्स कौन-कौन से होते हैं? जैसे कि कोई भी चीज़ परफ़ॉर्म करती है, कोई फंक्शन परफ़ॉर्म करती है, जैसे कि इनपुट फ़ील्ड क्या करती है? एक फंक्शन परफ़ॉर्म करती है, डाटा इनपुट करती है, ठीक है? यूज़र से डाटा गेट करती है। इसी तरीके से बटन भी एक एलिमेंट है। ये हमारे पास चेक पॉइंट होता है, जिसके क्लिक के ऊपर हम क्या करते हैं? अपनी वैलिडेशन कोई भी चीज़, कोई भी स्टेप लेना है तो बटन के क्लिक पे स्टेप लेते हैं हम, ठीक है? और इसमें अब और कोई भी एलिमेंट नहीं है। एक बटन है और इनपुट फ़ील्ड्स हैं। ये एलिमेंट्स हैं, बाकी ये टैग हैं, ये भी टैग है, H1 टैग, और ये P टैग भी एक टैग ही है। क्लियर है अभी तक? अब ये किसके चिल्ड्रंस हैं? फॉर्म के। अगर ये इनपुट फ़ील्ड्स ये फॉर्म के चिल्ड्रंस ना हो, तो मुझे बताओ ये वैलिडेशन चलेगी? क्यों? देखो हमारे पास ऑन सबमिट किसमें लगा हुआ है? फॉर्म में। इसका मतलब है सबमिट कौन होता है? फॉर्म। हमेशा फॉर्म सबमिट होता है, और किसके क्लिक पे? बटन के क्लिक पे। बटन को क्लिक करते हैं, वो फॉर्म को बताता है कि भाई आप सबमिट हो रहे हो। अब फॉर्म अपने ना एलिमेंट्स चेक करता है, ना कि टैग्स। क्या चेक करता है? एलिमेंट्स कौन-कौन से हैं? भाई इधर देख के अभी तो बताया मैंने, एलिमेंट्स और टैग्स में फ़र्क बताया अभी मैंने। एलिमेंट्स कौन है? इनपुट्स। और एलिमेंट कौन है? बटन। बटन ही है ना, मतलब वो अपने किसकी सुन रहा है फॉर्म? एलिमेंट्स की, ठीक है। अब उसने अपने एलिमेंट्स देखे कि मेरे पास जो फर्स्ट मेरा एलिमेंट है, इसके अंदर इसकी रिक्वायरमेंट सारी पूरी हैं, मतलब कि इसकी क्लास नेम है, ठीक है, प्लेस होल्डर, ठीक है। अब इसका ये रिक्वायर्ड हमने लगाया हुआ है, ठीक है। फॉर्म को पता है कि मेरे पास जो इनपुट फील्ड है ये रिक्वायर्ड है, तो वो चेक करेगा। सबमिट मैंने क्लिक किया, एक्शन परफॉर्म हुआ, फॉर्म ने अपना फर्स्ट चाइल्ड चेक किया तो वो रिक्वायर्ड है। इसमें डाटा एंटर करते हैं। सेम सेकंड, सेकंड के अंदर भी रिक्वायर्ड है, मतलब वो अपने पूरी एलिमेंट्स को चेक करेगा कि ये सही है, इसके अंदर डाटा टाइप ठीक है। अब चेक करना, ये ईमेल है ना, तो मैं लिखता हूँ रिजवान, तो मैं सबमिट करता हूँ। तो वो कह रहा है प्लीज इंक्लूड एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस, रिजवान इज मिसिंग एन एट द रेट, ठीक है। हमें प्रॉपर गाइड कर रहा है, तो मैं इसमें एट द रेट एंटर करता हूँ, तो वो मुझे कहेगा प्लीज एंटर अ पार्ट फॉलोइंग एट डॉट रिजवान एट द रेट इज मिसिंग इनकम्प्लीट, सॉरी एट द रेट इज इनकम्प्लीट। इसमें क्या ऐड कर रहा है? वो कह रहा है डॉट ऐड करो, ये देखो। तो मैं इसमें अगर लिखता हूँ gmail.com कर लो, yopmail.com कर लो, कुछ भी आप लोग डॉट कॉम कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ अभी तक?
अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो देखो उसकी वैलिडेशन कंप्लीट हुई, वो नेक्स्ट पे मूव कर गया। अब पासवर्ड, तो पासवर्ड के अंदर बस हमने डाटा एंटर करना है, ना कोई हमारे पास वो मिन की है कोई भी चीज़, ना मैक्स की है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ test@123। ठीक है, अब नंबर भी सेम, तो नंबरों के बाद भी हमारे पास क्या है, सेम चीज़ है। ठीक है, वैलिडेशन कंप्लीट हुई, अब हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है। अब हमारा फॉर्म क्या हो रहा है, सबमिट। ठीक है, ओके, और उस सबमिट के ऊपर कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, हैंडल सबमिट, जो कि हमने लास्ट टाइम बनाया था जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। ये देखो हैंडल सबमिट। ठीक है, हमने क्या किया, हर इनपुट फील्ड की एक जो है आईडी जनरेट की, जिसका नाम है आईडी फुल नेम, आईडी ईमेल, आईडी पासवर्ड, आईडी फोन नंबर। उसी आईडी की बेस पे हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट में जाके देखो जावास्क्रिप्ट की फाइल को हमने अटैच किया, ये देखो एचटीएमएल के साथ अटैच करने के बाद फिर हमने ये चीज़ें गेट की, फुल नेम डॉट वैल्यू, ईमेल डॉट वैल्यू, पासवर्ड डॉट वैल्यू, फ़ोन नंबर डॉट वैल्यू। हमारे पास जो इनपुट फीड के अंदर जो डाटा होता है ना, वो वैल्यू के अंदर स्टोर होता है। तो इसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, वैल्यू इज़ इक्वल टू रिज़वान या वैल्यू इज़ इक्वल टू अली। ठीक है? तो देखो अली हमारे पास क्या है, ऑलरेडी वैल्यू इनपुट फील्ड की वैल्यू के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये डाटा जो लिख रहा हूँ, ये किसमें स्टोर हो रहा है? किसकी वैल्यू में? इनपुट फील्ड की वैल्यू में। इनपुट फील्ड लगा लो, सिलेक्ट फील्ड है तो उसकी वैल्यू में, ठीक है? अगर हमारे पास चेक बॉक्स है या रेडियो बटन है, कोई भी चीज़ है तो उसकी वैल्यू ही एट द एंड स्टोर होगी, ठीक है? ओके, तो हमने इसकी वैल्यू की बेस पे इधर वैल्यू गेट कर ली, फुल नेम डॉट वैल्यू, ईमेल डॉट वैल्यू, ये एलिमेंट है ना सारे, वैल्यू, फ़ोन नंबर डॉट वैल्यू, और उसको एक फॉर्म डाटा के अंदर ऑब्जेक्ट बना के रख दिया अपने पास। अब मैं इसको चेक करता हूँ, डाटा पुट करते हैं और सबमिट करते हैं। तो देखो मेरे पास डाटा बन के आ रहा है, ठीक है? क्लियर अभी तक? ओके, साइन अप पे वापस चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या कर लिया हुआ है, क्रिएट फॉर्म डाटा तक काम कर लिया हुआ है। इतना हमने काम कर लिया हुआ है अभी तक। क्रिएट फॉर्म डाटा क्या है भला? ये देखो फॉर्म डाटा, हमने फॉर्म डाटा को क्रिएट कर लिया है। लेट एक वेरिएबल का नाम रखा, जिसका नाम है फॉर्म डाटा, उसको एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट के अंदर जो-जो चीज़ें थी हमारे पास, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, ये चीज़ें की बनाई और उसके आगे उसकी वैल्यूज़ असाइन कर दी। क्लियर है अभी तक? जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं सबको क्लियर है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर ये यहाँ से बताइएगा, इवेंट और प्रिवेंट डिफॉल्ट जो लगाया ये क्या है? अच्छा, इवेंट डॉट प्रिवेंट ये मिस कर गए हैं। लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस किया था। संडे की अच्छा, क्लास में मैं लीव कर गया था क्योंकि क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी, बाद में मुझे पता लगा कि क्लास। ठीक है। अब देखो हमारे पास ना ऑन सबमिट है। ऑन सबमिट पे हमने क्या किया है, अब देखो ये इवेंट किसका है? फॉर्म का, ठीक है? किसके क्लिक पे लगा हुआ है? फॉर्म के ऑन सबमिट पे लगा हुआ है। तो हमें ये इवेंट किसका मिल रहा है? फॉर्म का। अब इस मैंने आपको बताया था कि फॉर्म का बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये है कि वो रीलोड कर देता है फाइल को। करता था ना? हमने करके भी देखा था। देखो इधर से इवेंट रिमूव करता हूँ तो देखना। वो देखो रीलोड कर देता है वैल्यूज़ को। फिर से चेक करते हैं। इसको स्लो करके देखते हैं थोड़ा-सा। स्लो करते हैं। चलो अब करते हैं चलो। सबमिट करते हैं। तो देखो रीलोड हो रहा है और कोई एरर भी आया है। फाइल रीलोड हो गई है। ठीक है? इवेंट उसको मिल नहीं रहा जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर, इसी वजह से वो एरर दे रहा होगा, इवेंट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है? क्लियर है? तो जो इवेंट होता है हमारे पास, इवेंट हमारे पास फॉर्म पूरा होता है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या करता है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा कॉल्स होती हैं उसको रोकता है। जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है उसको रोकता है। ठीक है? समझ आई?
मतलब कि अगर हमारे पास जो फॉर्म है ना, उसका अगर बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है ना कि वो रीलोड करता है, तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या कर देगा, उसके जो इवेंट का है उसको ब्लॉक कर देगा। अननेसेसरी कॉल्स को ब्लॉक कर देगा, रोक देगा उसको। ठीक है? क्लियर है प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का? जी सर। ओके, तो अब हमारे पास क्रिएट फॉर्म डाटा तक सारा काम हो चुका हुआ है। अब हमारे पास चीज़ आ जाती है, जिसको कहते हैं हम लोकल स्टोरेज। तो लोकल स्टोरेज का किसको आइडिया है? अपने फ़ोन साइलेंट पे रखा करो। अच्छा, लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज का किस-किस को आइडिया है? रियल वर्ल्ड में बताओ, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि जावास्क्रिप्ट में मुझे बताओ या ब्राउज़र की बताओ। लोकल स्टोरेज किसको कहते हैं? हाँ, स्टोरेज होती है जिसको जिसमें लै डाटा स्टोर होता है। लोकल स्टोरेज किसको कहते हैं? नहीं, नहीं, वेबसाइट्स को भूल जाओ अभी। इन चीज़ों को भूल जाओ। हुँ, किसी भी डिवाइस की अपनी स्टोरेज को क्या कहते हैं? लोकल स्टोरेज। जैसे कि अ, कोई भी चीज़ जैसे पाकिस्तान की कोई अपनी चीज़ होती है, उसको कहते हैं ये लोकल चीज़ है। अगर कोई बाहर से चीज़ मँगवाते हैं, उसको कहते हैं ये इम्पोर्टेड चीज़ है। ऐसे ही है ना, इम्पोर्ट होके आती है और जो पाकिस्तान में बनती है, वो क्या होती है? लोकल। ऐसे ही है ना? मतलब पाकिस्तान की जो अपनी चीज़ें हैं, वो लोकल हैं और जो बाहर से आएँगी, वो क्या है? इम्पोर्टेड। ठीक है? लोकल स्टोरेज क्या होती है? ब्राउज़र की अपनी स्टोरेज होती है, ब्राउज़र की, ठीक है? क्योंकि हमारी एचटीएमएल फाइल है ना, एचटीएमएल की फाइल के अंदर क्या होता है हमारे पास उसका एक ब्राउज़र वो ब्राउज़र पर ओपन होती है, एक एक पोर्ट उसको मिलती है, ये देखो। ये पोर्ट मिली हुई है उसको एक 127.010 जिसके ऊपर ये रन हुई हुई है इस टाइम फ़ाइल और आगे इसको 5500 की पोर्ट मिली है और आगे हमारे पास साइन अप डॉट एचटीएमएल की फ़ाइल चल रही है। ओके, तो हमारे पास ये चीज़ें चल रही हैं। अब ये हमारे पास पोर्ट है, अब हमारे पास इस ब्राउज़र की ना एक स्टोरेज होती है जिसको अपनी स्टोरेज कहते हैं लोकल स्टोरेज। 2-3 तरह की स्टोरेज होती है, एक होती है लोकल स्टोरेज, एक होती है कैशे स्टोरेज सॉरी सेशन स्टोरेज और एक होती है हमारे पास कुकीज़। कुकीज़ आप लोगों ने देखा हो कि वेबसाइट्स के अंदर अक्सर आपको वो कहते हैं एक्सेप्ट कुकीज़, एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, ठीक है ना? इन कुकीज़ को आगे जाके पढ़ेंगे कुकीज़ क्या होती है। सेशन स्टोरेज क्या होती है? लोकल स्टोरेज ऐसी स्टोरेज होती है जिसके अंदर कोई डाटा अगर स्टोर कर दिया ना, तो उसमें तब रिमूव होगा जब आप लोग खुद से जाके उसमें रिमूव करोगे, ठीक है? उसको बंद करो, टैब बंद कर दो, प्रोजेक्ट बंद कर दो, जब भी ये पोर्ट चलेगी, इसके ऊपर जो डाटा स्टोर होगा ना, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? ओके, तो जो सेशन स्टोरेज होती है, सेशन स्टोरेज क्या होती है? सेशन स्टोरेज हमारे पास ऐसी स्टोरेज होती है सेशंस का किसको पता है? सेशंस क्या होते हैं? कहते हैं कि आपका सेशन एक्सपायर हो गया है। कभी सुना है ऐसा वर्ड? लॉगिन टाइम होता है, बिल्कुल। आपका कोई टोकन असाइन होता है, तो टोकन का वो टाइम होता है आपके पास, ठीक है? कोई भी अपॉइंटमेंट है, तो अपॉइंटमेंट का आपके पास टाइम होता है। सेशन मिलता है ना आपको एक, फ़र्ज़ करो 1.5 घंटे की आप कंसल्टेशन करते हो किसी डॉक्टर के साथ, तो आपको 1.5 घंटे का सेशन मिला है उसके साथ। 1.5 घंटे के बाद आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट सेशन आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप कोई बैंक एप्लीकेशन ओपन करते हो, तो कोई 30 सेकंड देते हैं आपको एक एपीआई का सेशन टाइम, ठीक है? एक एपीआई का मतलब कि कोई भी एक्टिविटी अगर 30 सेकंड तक नहीं करोगे ना, उसके बाद आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे, वो आपको कहेगा योर सेशन हैज़ बीन एक्सपायर्ड, प्लीज़ लॉगिन अगेन। हाँ, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें भी नहीं वो तो एक सेपरेट चीज़ है वो लेकिन वो ओटीपी होता है। ओटीपी का एक टाइम होता है 30 सेकंड के बाद नंबर जनरेट हुआ होता है, वो उसको एक्सपायर कर देता है। ठीक है? सेशन स्टोरेज भी हमारे पास ऐसे ही है कि हमने कोई ऐसी चीज़ जो कि रन टाइम पे स्टोर करवा के उसको रन टाइम पे गेट करना है, तो वो उसके लिए हम सेशन स्टोरेज यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर रीलोड भी करते हैं ना तो सेशन स्टोरेज रिमूव, टैब बंद करते हैं सेशन स्टोरेज रिमूव, ठीक है? सेशन और लोकल में पता चले लोकल रिमूव नहीं होती, सेशन रीलोड पे भी रिमूव हो जाती है और दोनों के अंदर 5 एमबी तक डाटा आप स्टोर कर सकते हो और 5 एमबी अच्छी खासी स्पेस होती है।
डाटा के लिए, मतलब थोड़ा बहुत अगर हमने डाटा स्टोर करवाना है ना, तो लाखों का डाटा आप इसमें स्टोर करवा सकते हो। अच्छा, साइन अप, तो लोकल स्टोरेज पे थे हम। अब ना हम लोकल स्टोरेज के अंदर ना डाटा स्टोर करवाएँगे, तो मैं ना आपको दिखाता हूँ लोकल स्टोरेज किसको कहते हैं। ये देखो, हमारे पास एलिमेंट्स है तो इसमें सारा प्रोजेक्ट आ जाता है, कंसोल है इसमें सारी एक्टिविटी आ जाती है, सोर्स है तो सोर्स के अंदर पूरा प्रोजेक्ट आ गया। इमेजेस, जेएस, स्टाइल्स और साइन अप डॉट एचटीएमएल की फाइल रन की हुई है। नेटवर्क के अंदर हमारी सारी एपीआईज़ आ जाती हैं, जो कि डाटा लेके जा रही होती हैं, लेके आ रही होती हैं। परफॉर्मेंस में हमारा जो ब्राउज़र वो ये बताता है कि आपका इस टाइम जो प्रोजेक्ट है ये किस तरह की जो परफॉर्मेंस वो परफॉर्म कर रहा है, मतलब कितने सेकंड ले रहा है, कितने मिलीसेकंड ले रहा है। मेमोरी, तो ये हमारे पास कैशे होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, कैशे की भी आपको समझ जाएगी, ये काफ़ी डीप चीज़ है। अब आ जाते हैं हमारे पास एप्लीकेशन, ठीक है? तो एप्लीकेशन के अंदर क्या है हमारे पास, हमारा प्रोजेक्ट ये वाला, ये देखो, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, एक्सटेंशन स्टोरेज, इंडेक्स डीबी, कुकीज़, ठीक है? इनमें जो ज़्यादा यूज़ होती हैं वो लोकल, सेशन और इंडेक्स हमारे पास कुकीज़ होती हैं, ठीक है? तो लोकल स्टोरेज में देखते हैं, तो लोकल स्टोरेज में हमारे पास एक पाथ बना हुआ है जिसका नाम है 127.0.0.1, आगे 5000 पोर्ट, और उसके ऊपर देखो ऑलरेडी कोई ना कोई डाटा स्टोर पड़ा हुआ है किसी का। प्रोजेक्ट पहले भी रन हुआ होगा इस पोर्ट पे, और जो डाटा एंटर किया वो अभी तक स्टोर पड़ा हुआ है इसके अंदर। देख रहे हो ना? ये हमने तो नहीं ना किया? तो इसको मैं करता हूँ रिमूव। अब मेरे पास लोकल स्टोरेज के अंदर डाटा जो है वो रिमूव हो गया है। ठीक है? अच्छा, तो अब मेरा मकसद क्या है? मैं चाहता हूँ कि देखो, मैं लोकल स्टोरेज में डाटा इस वजह से स्टोर करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी फाइल रीलोड होती है जब भी मैं पेज चेंज करता हूँ। तो मेरी फाइल जब रीलोड होगी तो मेरा डाटा उड़ जाएगा, ठीक है? और वैसे भी अगर मैंने अपना डाटा जो है, मैंने अगर अपना डाटा जो है वो लॉगिन की स्क्रीन पे लेके जाना है ना, तो क्या होगा, मुझे अपना डाटा कहीं न कहीं स्टोर करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ तो मैं नहीं ना लेके जा सकता उधर अपना डाटा, या लेके जा सकता हूँ? किसी भी वेरिएबल के थ्रू लेके जा सकते हो आप लोग? नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आपकी फाइल ही रीलोड हो जाती है। जब फाइल रीलोड हो जाती है तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। हुँ, आएगा नज़र, ये देखो। ज़ूम पे चले जाते हैं। इसके देखना डिकोड होके चीज़ें पड़ी होंगी। ये देखो, ऐप डॉट ज़ूम डॉट यूएस, यही है ना? तो इसके अंदर देखो इसकी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। देख रहे हो? ये सारा डाटा इसमें, ये देखो, ये सारा का सारा कोड जो है वो डिकोड होके पड़ा हुआ है। ये इनकोड हो सकता है, लेकिन उनके कोड होते हैं बैकएंड के ऊपर जिनकी बेस पे ये डिकोड हुआ होता है। हमें वो कोड ही नहीं पता तो हम इसको डिकोड नहीं कर सकते। सिक्योरिटी है। इसमें टोकन्स होते हैं हमारे पास, ठीक है? प्रॉक्सी टोकन्स, ये देखो, यूई प्रॉक्सी, पीएक्स का मतलब होता है प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी ये टोकन है आपके पास, ठीक है? अगर हम नेटवर्क में जाते हैं तो एक मुझे रीलोड करनी पड़ेगी एप्लीकेशन। तो जब नेटवर्क में जाते हैं तो इधर एपीआई की वो भी चल रही होती है हमारे पास सर्कुलेशंस। अच्छा, अच्छा ठीक है। अभी तक हमारे पास देखो कोई भी चीज़ नहीं है। अब इसमें देखो 2 चीज़ें हैं। जैसे कि हम कोई भी डाटा स्टोर करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ की और वैल्यू बनाते हो। जैसे अभी फॉर्म डाटा में की वैल्यू बनाई, ऐसे ही इसमें भी की और वैल्यू होती है। हर चीज़ की वैल्यू में स्टोर होती है, क्योंकि जब तक उसका कोई रेफरेंस ही नहीं होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये नेम है, ये पासवर्ड है, ये फ़ोन नंबर है? कर लो। ठीक है। तो अब हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है ना, अब डाटा को किधर स्टोर करना है बस हमने। तो ये चीज़ करने के लिए हमें लोकल स्टोरेज सीखनी पड़ी है। तो बड़ी आसान है लोकल स्टोरेज। मैं इधर आता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ जी लोकल स्टोरेज डॉट, देखो मेरे पास ना इधर काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस आ रहे हैं, जिसको एक का नाम है क्लियर, एक का नाम है गेट आइटम, एक का नाम है कीज़, लेंथ, मूव आइटम, सेट आइटम। तो मुझे बताओ, ना तो मैं क्लियर करूँगा,
सेट करना है ना, अभी मैंने डाटा स्टोर करना है, तो मैं क्लियर भी नहीं करूँगा, गेट भी नहीं करूँगा, कीज़ भी मुझे नहीं चाहिए, लेंथ भी नहीं चाहिए, रिमूव आइटम भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? सेट आइटम। तो मैं सेट आइटम पे क्लिक करता हूँ। तो मैं इसके ऊपर ना होवर करता हूँ, तो देखो मुझे ना वो क्लियरली बता रहा होगा चीज़ें। मेथड क्या है जी? स्टोरेज डॉट सेट आइटम। की किसमें होगी? की डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। वैल्यू की डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। अब देखो लिखा हुआ है जी, सेट द वैल्यू ऑफ पेयर आइडेंटिफाई बाय द की टू वैल्यू। मतलब कि आपने कोई भी पेयर वैल्यू जो है वो स्टोर करवानी है, तो उसके लिए कोई आइडेंटिफाई की आपको देनी पड़ेगी। ठीक है? आइडेंटिफाई की जैसे कि जिसकी बेस पे मैं गेट कर सकूँगा डाटा। आइडेंटिफाई की जैसे कि मैं इधर इसको आइडेंटिफाई की दूँगा साइन अप डाटा, या मैं दूँगा 109 साइन अप डाटा, मतलब आपके साथ लिंक हो रही होगी चीज़। ठीक है? कोई भी नाम दे सकते हो। और क्रिएट अ न्यू की वैल्यू पेयर इफ नन एक्सिस्ट फॉर द प्रीवियसली की। ठीक है? मतलब ये कह रहा है कि अगर आपकी जो वैल्यूज़ हैं, पहले से क्रिएट नहीं है, फ़र्ज़ करो साइन अप डाटा हमने की नाम बना के स्टोर कर दिया डाटा। अगर हम दोबारा से साइन अप डाटा पे कुछ भी अपडेट करेंगे ना, कोई भी चीज़ ऐड करेंगे, तो वो क्या होगा? साइन अप डाटा को जाके अपडेट कर देगा। ठीक है? अगर हमारे पास साइन अप डाटा क्रिएट नहीं पड़ा हुआ, अभी देखो हमारी डेटाबेस जो लोकल स्टोरेज है वो एम्प्टी पड़ी हुई है। तो इधर कोई भी की वैल्यू आएगी तो वो क्या होगी? न्यू क्रिएट क्रिएट होगी। समझ आई? अगर तो ऑलरेडी एग्ज़िस्ट है, तो वो अपडेट कर देगा, अगर ऑलरेडी एग्ज़िस्ट नहीं है, तो वो न्यू क्रिएट कर देगा। ठीक है? एरर-उरर नहीं देगा आपको। अच्छा, अब मुझे बताओ, मेरे पास जो फॉर्म डाटा है, इसकी टाइप क्या है? इतना सोचना तो नहीं चाहिए। क्या सोच के आपने क्या स्ट्रिंग? कुछ सोचा ही होगा। वो फ़ोन नंबर भी तो है। नहीं, नंबर होता है वो। चलो 1 मिनट, 1 मिनट, आपका ये भी कंफ्यूज दूर करते हैं। ऐज ऐज है 22। अब ये तो नंबर है ना। अब बताओ डाटा टाइप क्या है? फॉर्म डाटा की। मैं ऐज की नहीं पूछ रहा, ना फ़ोन नेम की पूछ रहा हूँ, ना ईमेल की। मैं फॉर्म डाटा, ये जो फॉर्म डाटा है ना ये, इसकी डाटा टाइप क्या बनेगी? क्या? ऑब्जेक्ट? कैसे? देखो आप में कोई ज़रा भी कॉन्फिडेंस नहीं है, ज़रा भी। देखो, थोड़ा-सा ना सोचो, स्टेप बाय स्टेप सोचो। हमारे पास एक क्लास है, क्लास किसकी है? स्टूडेंट्स की। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट मल्टीपल है, तो ये एरे होगी, लिस्ट बनेगी ना एक। ठीक है? ये एक लिस्ट है, मल्टीपल स्टूडेंट है तो ये एक लिस्ट है। अगर मैं कहता हूँ सिंगल स्टूडेंट, जैसे कि मैं कहता हूँ अली एक स्टूडेंट है, तो ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है ना, जिसके अंदर उसकी मल्टीपल फील्ड्स हैं, जिसके अंदर उसकी मल्टीपल डाटा टाइप्स हैं। जैसे कि अली का नेम, ईमेल, पासवर्ड, उसके बाद उसके स्टूडेंट आईडी, उसके बाद उसकी क्लास नेम, सेशन नेम, ये उसकी क्या है? ये उसकी आगे ये डाटा टाइप्स हैं आगे। कौन-सी? प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। मतलब जो डायरेक्ट वैल्यूज़ होती हैं जैसे नेम, ईमेल, पासवर्ड। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमारे पास कलेक्शंस ऑफ डाटा टाइप्स होते हैं। मतलब कलेक्शन ऑफ फील्ड्स रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। ठीक है? अगर स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट से रिलेटेड हमारे पास ऑब्जेक्ट में डाटा होगा। समझ आई? क्लास क्या है? लिस्ट है, जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। अब उस सिंगल ऑब्जेक्ट क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट, अब उसके ऑब्जेक्ट के आगे जो चीज़ें होंगी वो सिंगल डाटा टाइप्स होंगी, जैसे कि नेम, ईमेल, पासवर्ड। अब मुझे बताओ ज़रा फॉर्म डाटा की टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। ये सिंगल है ना, एक यूज़र का डाटा आ रहा है। अगर फॉर्म डाटा की जगह मैं इधर कर देता यूज़र, तो मुझे बताओ
यूजर क्या है? एक ऑब्जेक्ट। अगर मैं इधर कर देता सिंगल एनिमल ऑब्जेक्ट सिंगल, जहाँ पे किसी सिंगल बंदे की या किसी भी सिंगल कोई भी ऐसा नाउन जो अपने आप को सिंगल बता रहा है कि मैं एक अकेला हूँ, तो वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा आपके पास। जब भी कोई चीज़ आपको कोई भी आइटम आपको मल्टीपल चीज़ों की आवाज़ सुनाई दे रही है उसके अंदर, तो वो क्या होगी? लिस्ट होगी। ठीक है? तो हम इसका फॉर्म डाटा रखते हैं नाम, फॉर्म का डाटा। अब किससे रिलेटेड है ये आपको पता है, फॉर्म किससे रिलेटेड है? यूज़र से रिलेटेड, तो यूज़र डाटा बनता है ये। ओके, तो इसकी टाइप चेक करते हैं। कंसोल टाइप ऑफ, चेक करें। टाइप ऑफ क्या है? ऑब्जेक्ट। ऐसे ही है ना? लेकिन हमें क्या चाहिए इधर? स्ट्रिंग। स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग चाहिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट की वैल्यू टाइप को स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए ना मेरे पास एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं जेसन। जेसन का पता है? जेसन का अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। जेसन हमारे पास होता है जावास्क्रिप्ट का सारा कोड। ठीक है? जेसन। अब ना इसके अंदर डाटा पड़ा होता है की वैल्यूज़ की बेस पे, सारा का सारा डाटा हमारे पास पड़ा होता है। जैसे अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है की वैल्यू की बेस पे हमारे पास क्रिएट है। हमारे पास ना 2 मेथड होते हैं, एक को कहते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, एक को कहते हैं जेसन डॉट पार्स। जेसन डॉट अगर तो हम किसी भी चीज़ को जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में करते हैं, तो वो हमारा जेसन जब जो हमारा सारा का सारा कोड होता है जेसन का, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्ट्रिंग में। अगर हमने उस स्ट्रिंग को दोबारा से वापस कन्वर्ट करना हो जेसन में, तो हम क्या करते हैं? जेसन डॉट पार्स। ठीक है? वो जो अपनी रियल फॉर्म में वापस आ जाता है। ठीक है? तो हम इधर एक वेरिएबल बनाएँगे, जिसका नाम मैं रखूँगा कन्वर्ट डाटा विद स्ट्रिंग। ऐसा हम पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोकल स्टोरेज जो सेट आइटम है ना, लोकल स्टोरेज जो सेट है, इसकी रिक्वायरमेंट है कि भाईजान डाटा मेरे पास स्ट्रिंग में ही आए, अदरवाइज़ मैं डाटा एक्सेप्ट नहीं करूँगा। कन्वर्ट डाटा विद स्ट्रिंग, तो मैंने इसका नाम रख दिया है। अब मैं इसमें करूँगा जेसन डॉट, देखो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और जेसन डॉट पार्स। तो मैं स्ट्रिंगिफाई पे क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर होवर करता हूँ, तो देखना मुझे बताएगा कन्वर्ट अ जावास्क्रिप्ट वैल्यू टू अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जेसन स्ट्रिंग। मतलब कि जावास्क्रिप्ट की वैल्यूज को किसमें चेंज कर देता है ये? स्ट्रिंग में। देखो अभी आपको पता चल रहा होगा, लेकिन अब आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, और जैसे मैं होवर कर करके एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे अगर नहीं करोगे ना तो आपके दिमाग से निकल जाएंगी चीजें। डॉट पार्स, तो जेसन डॉट पार्स क्या करता है? कन्वर्ट अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो भी स्ट्रिंग की वैल्यूज थी उसको कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अभी हमें ऑब्जेक्ट में नहीं कन्वर्ट करवाना, अभी किस में करवाना है? स्ट्रिंग में। तो जैसे स्ट्रिंगिफाई, और इसमें मैं फॉर्म डाटा अपना दे दूंगा। अब इसकी रिक्वायरमेंट भी होंगी कोई ना कोई। ये देखो जैसे स्ट्रिंगिफाई वैल्यू एनी, रिप्लेसर किसके साथ कर देगा ये? स्ट्रिंग के साथ। ये देखो स्ट्रिंग, तो हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, नंबर, स्ट्रिंग, हमारे पास ऑब्जेक्ट, एरे, कुछ भी आएगा, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? स्ट्रिंग में। अब चेक करते हैं दोनों की वैल्यू। ये मेरे पास है फॉर्म डाटा, इसकी वैल्यू टाइप चेक करते हैं, या फिर इसको कह देते हैं जी, हाँ, बिफॉर्म डाटा, और साथ में लिख देता हूँ बिफोर बिफोर कन्वर्टिंग, और इधर लिख देता हूँ मैं आफ्टर कन्वर्टिंग। डन है। ये मेरे पास है फॉर्म डाटा बिफोर कन्वर्टिंग, ये मेरे पास कन्वर्टिंग डाटा आफ्टर कन्वर्टिंग। ठीक है? ओके, अब मैं इसको चेक करता हूँ। तो देखो ऑब्जेक्ट फॉर्म डाटा बिफोर कन्वर्टिंग,
मतलब पहले क्या था ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ गया स्ट्रिंग, कन्वर्टिंग आफ्टर कन्वर्टिंग, मतलब कन्वर्ट डाटा विद स्ट्रिंग आफ्टर कन्वर्टिंग। समझ रहे, दो चीजें ना, दो वेरिएबल्स के नाम रखे हुए थे मैंने। अब मैं इसको उठाऊंगा और अपनी लोकल स्टोरेज को दे दूंगा, मैं कहूंगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। पहला क्या था की, तो की का नाम मैं रखूंगा साइन अप डाटा, और आपके बैच का नाम 109। ठीक है, इसके नाम से मैंने क्या कर दिया, एक की बना दी। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, कन्वर्टिंग डाटा। अब चेक करते हैं, सारे कंसोल रिमूव करते हैं। अब चेक करें, देखो हमारे पास ना एप्लीकेशन कुछ भी नहीं है अभी। एंटर किया डाटा, साइन अप किया, तो देखो हमारे पास साइन अप डाटा 109 की बन गई। इसकी वैल्यू क्या बन गई, जो हमने डाटा दिया था। देख रहे हो, क्लियर हुआ, क्लियर है ना। अब इससे ना, इससे कोई बेसिक स्टेप नहीं है कि मैं आपको इससे भी बेसिक जाके समझा दूं। ठीक है, हमने एक एक चीज को पढ़ा है, एक एक चीज को, कि कौन कौन सी चीज क्या क्या करती है और ये कैसे वैल्यू लेती है, कैसे देती है वापस। ठीक है, इसका मतलब है जब हम लॉगिन करने जाएंगे तो जो डाटा स्ट्रिंग में पड़ा हुआ है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में, फिर ही मैच करेंगे ना। बस यही सारी की सारी स्टोरी है। अब अलर्ट है, हमारा सारा काम हो चुका हुआ है। अलर्ट, लोकल स्टोरेज हो गया, हमारे पास अलर्ट आ गया। अलर्ट क्या कहते हैं कि मैसेज, कोई भी मैसेज, पॉपअप मैसेज शो करवाना है हमने, जावास्क्रिप्ट अलर्ट प्रोवाइड करता है हमें। तो मैं इसके बाद जैसे ही हमारे पास ये लोकल स्टोरेज में डाटा कन्वर्ट होगा, तो मैं इधर लिखूंगा अलर्ट साइन अप सक्सेसफुली। सर जी, सर ये जो लोकल स्टोरेज में आपने जो साइन अप डाटा 109 लिखा, इसको जरा थोड़ा सा समझा सकते हैं, ये थोड़ा सा समझ नहीं आया। 109, अच्छा देखो मेरी बात सुनो। लोकल स्टोरेज सेट आइटम है, और सेट आइटम के अंदर ना हमने की दी है और उसकी वैल्यू देनी थी। जो की है हमारे पास, ये अपने आप को आइडेंटिफाई करेगी कि इसके पास डाटा किसका है। ठीक है, और ये आइडेंटिफाई कर रही है कि ये 109 ग्रुप है, बैच है, और उसका साइन अप का डाटा ये स्टोर कर रही है अपने पास। ये मेरे पास कन्वर्टेड डाटा है, जो कि मैंने क्या किया, फॉर्म सबमिशन के ऊपर स्टोर कर रहा हूँ। अभी देखो डाटा क्लियर है, मैंने भी क्लियर किया इसको, तो चेक करते हैं साइन अप। तो देखो हमारे पास अभी डाटा स्टोर नहीं हुआ, लेकिन उसने क्या किया, अलर्ट शो करवा दिया, साइन अप सक्सेसफुली। मैं ओके करूंगा तो इधर डाटा आ गया। नहीं सर, ये ठीक है, की जो है ये कहीं जनरेट हमने खुद की है, ये कहीं पड़ी हुई थी जो हमने लिंक की है? खुद से किया, कोई भी नाम रख सकते हो आप, अच्छा अच्छा, मतलब जैसे जैसे आपको यूजर आसान का लगे। कोई भी नाम होता है वैसे इसका भी कोई नाम हाँ, रख सकते की का आप हैं। कोई भी नाम रख सकते हो। ठीक। ठीक है, लेकिन आइडेंटिफाई नाम होना चाहिए। और ये इसका डाटा आ गया। अब हमने क्या करना है, मैं कहता हूँ जैसे ही सबमिट हो, डाटा स्टोर हो और ये मूव ऑन कर जाए लॉगिन स्क्रीन पे, आज के दिन हमने क्या काम करना है, साइन अप, कल के दिन लॉगिन करेंगे और ये हमारा काम खत्म हो जाएगा। ओके, तो लोकल स्टोरेज इतना काम हमारे पास हो गया। अब हमने ना इसकी लोकेशन चेंज करनी है, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसकी लोकेशन कैसे चेंज करें। तो ना सबसे पहले हम ना चीज़ों को ट्रैक करना सीखते हैं। तो मैं कंसोल करता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ विंडो। तो विंडो, विंडो को मैं ओपन करता हूँ। अब विंडो के अंदर ना विंडो की सारी चीज़ें आ जाती हैं, सारी, मतलब कि इसके पास क्या-क्या चीज़ें हैं, ये किसके ऊपर इस टाइम रन कर रही है। अभी देखते हैं, तो ये हमारे पास है क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, नेविगेट, हमारे पास ये देखो, वेंडर कौन है, गूगल। ठीक है, इस तरीके से इसकी लोकेशन, इस तरीके से इसकी सारी की सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएँगी। ये देखो इसकी लोकल स्टोरेज भी आ गई है इधर, जिसके अंदर फुल नेम देखो, स्ट्रिंगीफाई में डाटा पड़ा हुआ है, कौन सी की है इसकी, साइन अप डाटा डॉट 109। ऐसे ही हमारे पास लोकेशन पड़ी है, तो हमने लोकेशन चेंज करनी है ना। तो मैं लोकेशन को क्लिक करूँगा, तो देखो लोकेशन के अंदर सारी चीज़ें आ गई हैं। होस्ट क्या है, ये पोर्ट है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एच रेफरेंस क्या है, ये पूरा का पूरा पाथ है हमारे पास। ओरिजिन क्या है, अ, ये जो हमारे पास पूरी की पूरी एचटीटीपी के साथ चल रहा है प्रोटोकॉल्स। उसके बाद पाथ नेम क्या है,
फाइल का नाम, पोर्ट 5500, प्रोटोकॉल कौन सा है, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTPS क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसमें बस डाटा जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने लोकेशन पे जाना है और इसको चेंज करना है ना। अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज करनी आती है, हम ना विंडो जैसी चीजें खुद ही बनाते हैं। तो ना मैं इधर एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम है विंडो। विंडो इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट जिसके अंदर क्या है, लोकेशन। अब लोकेशन की वैल्यू क्या है, पाथ नेम। मैंने अपना नाम रख दिया। कंसोल करते हैं विंडो को। विंडो, ठीक है। अब विंडो के अंदर क्या है, लोकेशन है, लोकेशन के अंदर क्या है, पाथ नेम है। अब मैं चाहता हूँ पाथ नेम चेंज करूँ, तो सबसे पहले मुझे डी स्ट्रक्चर करना आना चाहिए इसको, विंडो को जो मैंने वेरिएबल बनाया अभी, विंडो को, विंडोज। अब मैं इसको डी स्ट्रक्चर, अगर मैंने विंडो डॉट लोकेशन करना है तो मैं क्या करूंगा, ये मैं बता ही दिया आप लोगों को, विंडो डॉट लोकेशन। तो अब देखना खाली लोकेशन का आएगा, पाथ नेम है जिसके अंदर। अगर मुझे पाथ नेम चाहिए तो क्या करूंगा, डॉट पाथ नेम, तो मेरे पास रिजवान आ गया। अगर मैंने इसको चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को कॉपी करके इज इक्वल टू रमजान। अब चेक करते हैं, तो देखो वैल्यू क्या आ रही है, रमजान, किसके अंदर, पाथ नेम के अंदर, क्योंकि ये अभी अपडेट हो गया हुआ है। ये लोकेशन, रिजवान नाम क्या है, रमजान। इसका मतलब है कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं चेंज करना है तो उसको वहां तक पहुंच के उसको एक वैल्यू साइन कर दूं। तो मेरे पास विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम है, तो मैं पाथ नेम को क्या कर दूंगा, स्लैश, मेरे पास साइन अप डॉट एचटीएमएल की फाइल देना, तो मैं कर दूंगा स्लैश लॉगिन डॉट एचटीएमएल। तो जैसे ही वो स्लैश लॉगिन डॉट एचटीएमएल होगा, पाथ ये वाला, तो ऑटोमेटिकली हमारी फाइल चल जाएगी। चेक करना जरा, विंडो, सॉरी इसको मैं रिमूव कर, विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम इज इक्वल टू स्लैश, फाइल का नाम रखना है, स्लैश लॉगिन डॉट एच टी एम एल, लॉगिन डॉट एच टी एम एल। अब चेक करते हैं, साइन अप, साइन अप सक्सेसफुली, और लॉगिन की स्क्रीन मूव ऑन कर गया है। हमारा साइन अप का सारा फ्लो कंप्लीट, बेसिक साइन अप, कैसे हमने एक एक चीज को वन बाय वन करके किया और उसको पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया। कितनी चीजें थी इसमें, ये चीजें आप लोगों ने पहले ही पढ़ी थी। फॉर्म डाटा, आज हमने क्या पढ़ा, कन्वर्ट कैसे करना है जेसन को हमारे पास स्ट्रिंगीफाई के अंदर, और उसको लोकल स्टोरेज में स्टोर कैसे करवाना है। ये दो मेन चीजें थी, बाकी ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, अलर्ट और विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम तो जैसे मर्जी चेंज करते रहो आप लोग। मेन चीज क्या थी, ये जिसको समझ के करना था। ठीक है, अब हमने लॉगिन करेंगे, कल कल के केस में इन दोनों को मैच करवा के, और जो ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करके आगे लैंडिंग पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, ये अभी हमारे पास वर्स्ट केस है, मतलब सबसे बुरे तरीके से हमने ये काम किया अभी तक। अभी इसको अच्छे तरीके से भी करेंगे, पूरा पूरा डायनेमिक, जितनी मर्जी फील्ड्स ऐड करो वो ऑटोमेटिकली डाटा गेट करेगा, ऑटोमेटिकली इसकी कीज बनाएगा, वैल्यूज बनाएगा और उसको लोकल स्टोरेज में स्टोर कर देगा।
क्लियर है अभी तक? ठीक है, आप लोग ऐसा करो, लैपटॉप लाए ना सब, इसकी प्रैक्टिस करो, ये जो अभी साइन अप बनाया ना, ताकि आपके ना हाथ से गुजरे ये चीजें। एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा क्वेश्चन है एक। जी जी। सर मैंने पूछना था कि जो आपने यहाँ पर वेरिएबल यूज़ किया हुआ है, लेट यूज़ किया हुआ है, तो उसके अंदर तो वैल्यूज़ रीअसाइन हो सकती हैं, तो अगर हम यहाँ पर कॉन्स्ट यूज़ कर लें क्योंकि हम यहाँ पर साइन अप फॉर्म बना रहे हैं, तो कोई इशू तो नहीं होगा? देखो अभी ना हमारे पास जो वेरिएबल है ना, लेट ही यूज करें, ठीक है? ये कौन, अभी हम ना कोई वैल्यू रीअसाइन कर रहे हैं, ना अपडेट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है? तो अगर आप लेट करोगे, कॉन्स्ट करोगे, वार करोगे, फर्क कोई भी नहीं आपको नजर आएगा, ठीक है? तो मेरे ख्याल से भी आपको लेट ही यूज करना चाहिए। जब कॉस्ट वार और ये कॉस्ट हमारे पास लेट है ना, ये हम तब यूज करेंगे जब हम कोई नया वेरिएबल लेके आएंगे, जैसे कि कॉस्ट जब यूज करेंगे तब मैं आपको फर्क बताऊंगा कि वेरिएबल लेट और कॉस्ट में क्या फर्क है। जब वार यूज करेंगे तो मैं तब बताऊंगा आपको कि वार कॉस्ट और लेट में क्या फर्क है, फिर आपको सही समझ आएगी। ठीक है सर, थैंक यू। नॉन प्रिमिटिव है सर, आई थिंक हमने जस्ट रेफरेंस दिया। सर मेरा नेट इशू है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, विंडो वाला मिस हो गया, विंडो वाला मिस हो गया। देखो विंडो हमारे पास ना पूरा का पूरा ब्राउजर होता है, ठीक है? और ब्राउजर के अंदर हमारे पास सारी चीजें आ जाती हैं, मतलब उसका पोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग। तो हमें विंडो के अंदर उसकी लोकेशन चेंज करनी थी, तो मैंने विंडो डॉट लोकेशन डॉट उसका पाथ जो था वो मैंने कर दिया किसके इक्वल, लॉगिन डॉट एचटीएमएल के इक्वल। तो जैसे ही ये लाइन चलेगी तो ये क्या करेगा, हमारी विंडो का पाथ चेंज कर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास विंडो की लोकेशन चेंज कर देगा। विंडो की लोकेशन क्या है, ये देखो, इसको चेंज कर देगा ये। जैसे ये पाथ चेंज होगा, देखो इधर अगर मैं मैनुअली भी आ करता हूँ ना साइन अप, तो देखना साइन अप किसी नहीं ना आ जाएगी। अगर मैं इधर आके करता हूँ स्लैश, तो स्लैश पे क्या हमारे पास नहीं पड़ा,
स्लैश होम डॉट HTML, तो देखो होम फाइल आ गई। ऐसे ही अगर मैं स्लैश लॉगिन फाइल करता हूँ तो मेरे पास लॉगिन की फाइल आ गई है। ठीक है, वो पाथ चेंज करोगे ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो फाइल्स हैं उनमें देखेगा कि ये फाइल के नाम से कोई फाइल पड़ी है तो वो उसको रन कर देगा। ठीक है, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
से आप लोग करके रहे हो। ना एक बच्चा इधर आ जाए इन तीनों में से जो अटेंडेंस मार्क करता है, कौन करता है? चला गया, कौन करेगा आप में से? हाँ हाँ, ऑनलाइन वालों को आप टैली कर लो जैसे लास्ट टाइम करते हो। ऑनलाइन वालों को टैली कर लो ऑनलाइन कौन है और इनको बता देना।